नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। तो देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण न्यूज जिन पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले न्यूज क्या है हमारी, विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024। यहाँ पर यह बताया जाता है कि कितने जीवों की पिछले साल तस्करी की गई है, कितने जीवों का ज्यादा से ज्यादा शिकार किया गया है और उनकी स्थिति अभी कैसी है। तो इससे रिलेटेड रिपोर्ट पेश की जाती है। अपराध कौन करता है? हम मनुष्य करते हैं, हम उसकी तस्करी करते हैं, बेचते हैं जाकर के उनको, तो वही रिपोर्ट यहाँ पर पेश की जाती है। अब बात ये हो जाती है कि रिपोर्ट पेश कौन करता है, तो चलिए जान लेते हैं। तो विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024, इस रिपोर्ट को पेश किया जाता है अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव अपराध प्रतिरोध कंसोर्टियम के समर्थन से संयुक्त राष्ट्र ड्रग एवं अपराध कार्यालय द्वारा। ठीक है, ये जारी करता है। इस रिपोर्ट को जारी करने में इन दो संस्थाओं का हाथ होता है और यह रिपोर्ट प्रत्येक 4 वर्ष में जारी की जाती है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर बार 4 वर्ष पश्चात ही ये रिपोर्ट आती है। ठीक है, और इसे विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट बेसिकली जैसे हम बोलते हैं कहा जाता है। यह रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर जो वन्यजीव अपराध के कारण है, ठीक है, और उनके जो प्रभाव हैं इनके बारे में जानकारी प्रदान करता है कि क्यों ऐसा हुआ, क्या कारण थे और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन से जीव ज्यादा खतरे में रहे हैं, इनको समझते हैं। तो इस रिपोर्ट में वर्ष 2015 से 2021 के दौरान 162 देशों में लगभग 4000 पौधे एवं जानवर प्रजातियों को प्रभावित करने वाले अवैध व्यापार की जानकारी दी गई है। इसमें आपके पौधे और जानवर दोनों शामिल हैं। बात की जा रही है 162 देशों की, जहां पर 4000 ऐसे पौधे की प्रजातियां और जीवों की प्रजातियां देखी गई है जिनका अवैध जो व्यापार है वो किया जा रहा है। इसके अनुसार गैंडा और पैंगोलिन सर्वाधिक प्रभावित होने वाली पशु प्रजातियां रही हैं और वहीं अवैध बाजार हिस्सेदारी में राइनो हॉर्न, जो सींगें होती हैं राइनोस की, उन पर सबसे ज्यादा हिस्सेदारी उनकी देखी गई है, सर्वाधिक रहा है। अब क्या किया जाता है इन हॉर्न्स का? बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, कॉम भी बनता है, इससे आप देखोगे कि ब्रेसलेट टाइप चीजें भी बनाई जाती हैं, हथियार टाइप से बनाए जाते हैं, ये सारी चीजें यूज की जाती हैं। ठीक है, देवदार और सेम्पीडल्स सर्वाधिक प्रभावित पादप प्रजातियां रही हैं पौधे की जिनका अवैध व्यापार किया गया है। कुल अवैध बाजार हिस्सेदारी में इनकी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है। सर्वाधिक जब्त किए गए, अब क्या है जो सबसे ज्यादा जब्त किए गए हैं प्रजाति समूह, इसमें मूंगा, मगरमच्छ और हाथी शामिल हैं कि ये अवैध व्यापार कर रहे थे और इनको पकड़ा गया है, सरकार के द्वारा जब्त किया गया है। तो वो 3 प्रजातियां यहाँ पर आपको बताई गई हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं वैश्विक आंतरिक विस्थापन रिपोर्ट 2024। विस्थापन से संबंधित क्या समझ रहे हो? एक जगह से दूसरी जगह लोग जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कारण क्या है? बहुत सारे आंतरिक कारण होते हैं। अब जैसे मैं मणिपुर वायलेंस की बात करूं तो आपको नहीं लगता कि वहां से बहुत सारे लोग विस्थापित होंगे और उनके पड़ोसी जो राज्य है वहां पर जाकर के रहे होंगे? मणिपुर से लोग, बहुत ज्यादा लोग विस्थापित होकर के मिजोरम में रह रहे हैं, त्रिपुरा में रह रहे हैं। क्या कारण है? हिंसा कारण है। लेकिन इसके अलावा और भी कारण होते हैं, पर्यावरणीय कारण आपको देखने को मिलेंगे। कहीं पर बाढ़ आ गई, इसकी वजह से लोग चले गए। अभी इराक, ये जो आपके इजराइल युद्ध वगैरह चल रहे हैं, यूक्रेन रशिया वॉर हुआ, तो आपको नहीं लगता वहां से लोग बहुत ज्यादा विस्थापित होकर के अदर अदर कंट्रीज में जाएंगे? तो ये विस्थापन का कारण क्या होता है? कई बार पर्यावरणीय कारण होते हैं, कई बार युद्ध की स्थिति होती है, कई बार हिंसा इसका कारण होता है। तो वही रिपोर्ट यहाँ पर पेश की गई है। अब इस रिपोर्ट में जानेंगे कि क्या चीजें रही हैं। हाल ही में आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र ने वैश्विक आंतरिक विस्थापन जो रिपोर्ट है वो जारी की और इस रिपोर्ट का यह कौन सा संस्करण था? तो 9वां संस्करण था। हाँ, एक बात और, मेरी दाढ़ में आज बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, मेरे को बोलने में दिक्कत हो रही है। अगर 1-2 वर्ड इधर उधर में बोल दूं तो उसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है? चलो आगे आते हैं। आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों में वे व्यक्ति शामिल होंगे जिन्हें संघर्ष, हिंसा या आपदाओं के कारण अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है, किंतु उन्होंने देश की सीमा को पार नहीं किया है। अब यहाँ पर बात क्या है, वो रहे हैं। और इसमें सबसे फिट एग्जाम्पल आपको कौन सा बैठ रहा है? जो मैं अब मणिपुर का नाम ले रही हूँ बार बार आपके सामने, वो देश छोड़ करके नहीं गए हैं, वो एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, तो यहीं पर बात की जा रही है आंतरिक विस्थापन। रह रहे हैं देश में लेकिन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वो शिफ्ट हो गए हैं, हिंसा के कारण, दंगों के कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण। यह रिपोर्ट वर्ष 2023 के अंत तक दुनिया भर में आंतरिक विस्थापन की अवस्था में रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी देती है।
इसके अनुसार वर्ष 2023 के अंत तक यदि वैश्विक स्तर की बात की जाए तो 7.59 मिलियन लोग आंतरिक विस्थापन में रह रहे हैं। इसको जरा ठीक कर लेना, इट्स 7.59, ठीक है, यहां पर बीच में पॉइंट नहीं है। संघर्ष एवं हिंसा के कारण 68.3 मिलियन जो लोग हैं वो आंतरिक विस्थापन में रह रहे हैं, जो अभी तक की सबसे अधिक संख्या आपकी बताई जा रही है। तो यहाँ पर ये समझ में आया। अब बात करते हैं अदर कंट्रीज में। अब देश देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सूडान, सीरिया, कांगो लोकतंत्रात्मक गणराज्य, कोलंबिया, यमन दुनिया के लगभग आधे आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए जिम्मेदार है। इसमें सबसे ज्यादा जो भागीदार आपको देश देखने को मिलेंगे वो ये आपके अफ्रीकी देश यहाँ आ जाते हैं। आपदाओं के कारण भी वैश्विक स्तर पर 7.7 मिलियन लोग आंतरिक विस्थापन में रह रहे हैं। तूफान और बाढ़ के कारण एशिया में विस्थापन घटा है। हालांकि अन्य क्षेत्रों में आप देखोगे तो बाढ़ से रिकॉर्ड संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं। बाढ़ के कारण उन्होंने अपना घर वगैरह छोड़ दिया है। वर्ष 2023 में भारत में बात की जाए तो बाढ़, चक्रवात, भूकंप एवं अन्य आपदाओं के कारण 5 लाख से अधिक आंतरिक विस्थापित जो लोग हैं वो विस्थापित हुए, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में चले गए। लेकिन कौन से राज्य में इतना भूकंप आता है भाई, जो लोग इधर उधर जा रहे, मतलब मैं जहाँ रहती हूँ कभी नहीं आता। अभी आप सोचोगे कि मतलब क्या ही बोल रही हो आप, लेकिन सच में आई वॉन्ट टू सी कि कैसे आता है और लोग मतलब कैसे जाते हैं। ऐसी मेरी दिली इच्छा है। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी मॉल में जाऊं और वहां से कपड़े उठा करके अपने घर में रख लूं। लेकिन कॉमन सेंस वाली बात है, जब उस तरह का भूकंप आएगा तो ऑफकोर्स सब कुछ तहस नहस हो जाएगा और मैं भी कहीं बाहर नहीं निकल पाऊँ, क्या पता मैं ऊपर चली जाऊँ। ठीक, तो वो एक जब मेरे मन में ऐसी फैंटेसी रहती है कि भाई इस तरीके का भूकंप आए तो मैं ऐसा कुछ सोचूं, जाऊं किसी मॉल में जा करके और जितने मनपसंद कपड़े जा करके ले आऊं मैं। ठीक, चलो, लेकिन ये तो रही ऐसी फालतू वाली बातें। हमने जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि भारत में इस वजह से लोग विस्थापित हुए हैं। मणिपुर में अगेन मैं बार बार इसका नाम ले रही थी, और ये क्योंकि बहुत बड़ी हिंसा थी। ये यहाँ पर एक महिला, नग्न महिला को यहाँ पर जला दिया गया था। तो आप सोचोगे लोकतंत्र के कैसे तार हुए थे उस टाइम। ठीक, तो मणिपुर में संघर्ष एवं हिंसा के कारण 67,000 लोग विस्थापित हुए हैं। वो मजबूर हो गए अपने घरों को छोड़ने पर। लेकिन सरकार यहाँ क्या कर रही है, मैनिफेस्टो पे मैनिफेस्टो जारी किए जा रही है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। जो करना चाहिए वो तो वैसे कभी नहीं करती है। आगे आते हैं, रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप दी गई है। क्या होती है फेलोशिप? रस्किन बॉन्ड आप सभी जानते हो, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं ये रस्किन बॉन्ड। इनके अंग्रेजी लेखक हैं बेसिकली, और इनको प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। यह साहित्य अकादमी द्वारा किसी लेखक को प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान होता है। ठीक है, रस्किन बॉन्ड का जन्म 1934 में कसौली हिमाचल प्रदेश में हुआ था, और इन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं का लेखन किया। अब आप सोच रहे होगे यार मेरे को नहीं पता था आज तक कि ये कसौली हिमाचल प्रदेश में रहते थे, हम तो कसौली में कुछ और ही करने जाते हैं। तो ये सही बात है, रस्किन बॉन्ड का जन्म भारत में हुआ था। चलिए इनकी चर्चित कृतियां देख लेते हैं। वंस अपॉन ए मॉनसून टाइम, एंड एग्री रिवर है, एस्ट्रेजन्स इन द नाइट है, लेपर्ड ऑन द माउंटेन है। रस्किन बॉन्ड को वर्ष 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, और 1999 में इन्हें पद्मश्री और 2019 में इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया था। ठीक है, साहित्य अकादमी भारतीय साहित्य के विकास के लिए कार्य करने वाली राष्ट्रीय संस्था है, और इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज हमारी क्या है, तो फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा ने जीता स्वर्ण पदक। किसको किसको पसंद है मतलब नीरज चोपड़ा? अगर कोई ऐसे मेरी न्यूज देख रहा हो तो आप सभी को जब ये फर्स्ट टाइम ये न्यूज में आए तो आपके माइंड में क्या बना? इसको लेकर के बहुत सारे लोग गए होंगे कि हाँ, मतलब मैंने जो चेंजमेंट देखा अपने यहाँ पर, मैं वॉकिंग करने जाती थी कभी कभी, अगर डेली जाती होती शायद ऐसी नहीं होती, तो कभी कभी जब मैं जाती थी तो मैंने देखा कि इनको देख करके मॉर्निंग में ग्राउंड में बहुत सारे लोग अपना वो जो भाला है ना वो लेकर के आने लगे थे और उसको खेलते थे। तो मुझे लगता था देखिए एक पर्सनालिटी किस तरीके से प्रभावित करती है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो बड़े बड़े आप देखोगे इस तरीके से एथलीट्स हो गए, या फिर अच्छा आप भी सोच रहे होगे आज मेरा बात करने का बहुत मन है, हाँ इसलिए, तो क्या करते हैं वो लोग कि पान पराग इन सब का जो ऐड है वो करते हैं। तो ऐसे प्रभावित होती है भारत की जनता। यदि आप भारत के लिए एक रोल मॉडल के रूप में कार्य कर रहे हो, भारत में रोल मॉडल हो,
ये एक पॉजिटिव चेंज मैंने देखा कि इनको देख करके बहुत सारे लोग ग्राउंड में भाला लेकर के आने लगे, ठीक है। लेकिन एक नेगेटिव चेंज आप क्या देखोगे, जब कोई पान पराग, पान बहार, केसर, इन सब का प्रमोशन कर रहे हैं बड़े बड़े आपके स्टार्स, तो उसका भी आपको देखने को मिलेगा डाउनफॉल कि लोग उसका यूज कर रहे हैं। तो भारत में इसको लेकर के कुछ एथिकल चीजें होनी चाहिए और सरकार ने इसके लिए कानून भी बनाए हैं। अब देखिए कितने हद तक ये कारगर होते हैं। चर्चा में क्यों है ये, तो क्योंकि इनको क्या मिला है, राष्ट्रीय फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। यह फेडरेशन सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का 27वां संस्करण था। आयोजन भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ था और 21 में भी नीरज चोपड़ा ने इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था, इसीलिए चर्चा में था। चलिए आगे बात कर लेते हैं बिम्स्टेक बैठक के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, कई बार पीसीएस में आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में बिम्स्टेक की भविष्य की दिशा पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समूहों की तीसरी बैठक आयोजित की गई है। तो कौन सी बैठक थी ये पूछ सकते हैं, याद रखिएगा 3rd बैठक थी ये आपकी, याद रहेगा ना। चलिए, इसका आयोजन ढाका बांग्लादेश में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसकी अध्यक्षता थाईलैंड के डॉक्टर सूनथार्न चेयनदीपम ने की थी और इनका नाम भी महत्वपूर्ण हो जाता है। 3 चीजें याद रखिएगा, तीसरी बैठक थी, ढाका बांग्लादेश में हुआ, अध्यक्षता थाईलैंड के डॉक्टर सूनथार्न चेयनदीपम ने की थी, ठीक है। वर्तमान में थाईलैंड बिम्स्टेक की अध्यक्षता कर रहा है, ठीक। आगे जान लेते हैं इससे जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें। तो यह बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समीपवर्ती देशों का एक क्षेत्रीय संगठन हो जाता है। इसका पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, ठीक है। स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया था और 7 सदस्य हैं इसमें, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ये है, यहाँ पर सबके आपके फ्लैग्स दिए हुए हैं, देख लीजिए। इसका मुख्यालय ढाका में पड़ता है। उद्देश्य क्या है, तीव्र आर्थिक विकास हेतु व्यापार वातावरण तैयार करना, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि में सहयोग करना और क्षेत्र में सामान्य हित के मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देना। तो बेसिकली विकास ही इसका मेन मुद्दा है। बिम्स्टेक में प्रतिष्ठित व्यक्तियों का समूह, तो 7 सदस्य देशों के प्रतिष्ठित जो हस्तियां होती है इसमें शामिल होती हैं। नवलांगसांग परमार इसमें भारतीय सदस्य हैं, ठीक है। नवलांगसांग नहीं, नवलसांग परमार इसके भारतीय सदस्य हैं। इसकी स्थापना बिम्स्टेक के भविष्य की दिशा के तौर पर की गई थी। इसमें सुधारों, पुनरुद्धार, बिम्स्टेक के नए उद्देश्यों के सिफारिश के लिए ये कार्य जो है इनको दिया गया है। इन्हें वर्ष 2024 में थाईलैंड में होने वाली 6ठी बिम्स्टेक जो बैठक है, इससे पहले अपनी सिफारिश प्रस्तुत करनी है। किसको, नवलसांग परमार जी को, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन आप सभी के लिए मुझे जरूर बताओ कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है, ढाका, काठमांडू, कोलंबो और बैंकॉक। तो मुझे आप सभी कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। ये भी बता देना यार बहुत दर्द हो रही है, कैसे ठीक होगी मेरी, कोई उपचार हो घरेलू तो ही बताना, ठीक। तो ढाका, काठमांडू, कोलंबो और बैंकॉक, तो इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर दीजिएगा। डेली कहती हूँ मैं, प्रेशराइज करके तुम लोगों को क्या आंसर दे दिया करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।